प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, जीडी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अलवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमए उत्तरार्ध के थर्ड पेपर गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में चल रहे कवि अथवा लेखक विशेष का अध्ययन के तहत मार्कव कालिदास का अध्ययन कर रहे हैं। और मार्कव कालिदास के बारे में इससे पूर्व जो है कालांशों में हम मार्कव कालिदास के जीवन वृत्तांत के अंतर्गत उनके जीवन, उनका जन्म स्थान और उनका जन्म समय, स्थिति काल जो है क्या रहा है, इन तीनों ही बिंदुओं पर प्रकाश डाल चुके हैं, विचार कर चुके हैं। तो जिस तरह से उनके जीवन के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं या उनके जीवन के संदर्भ में इस तरह की जनश्रुतियाँ जनमानस में सुनने को मिलती हैं, और उनके जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में जिस तरह से मतभेद रहे हैं, और उसी प्रकार उनके जन्म समय स्थिति काल के विषय में भी, अर्थात उनका स्थिति काल भी जो है संस्कृत साहित्य का एक बड़ा ही विवादास्पद विषय रहा है। तो इसी तरह से कालिदास के व्यक्तित्व भाग पर प्रकाश डालने के उपरांत आज हम उनके कृतित्व भाग पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की। तो जिस तरह से उनका जन्म स्थान, जन्म समय और जीवन जो है विवादास्पद रहा है, उसके बारे में विद्वानों में बहुत सारे मत हैं। उसी तरह से कालिदास ने अपने जीवन में कितने ग्रंथों की रचना की, यह भी एक विवादित प्रश्न है। और इसका कारण, इस विवाद का जो कारण है वह यह है कि संस्कृत साहित्य रूपी आकाश में एक से अधिक कालिदासों का होना या एक से अधिक कालिदास के जन्म का होना। राजशेखर तक ऐसा माना जाता है कि राजशेखर तक जो है कम से कम 3 कालिदास हो चुके थे, या 3 कालिदासों का जन्म जो है साहित्य रूपी आकाश में हो चुका था। और कहा भी है, एको अपि जीयते हंतय कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदास त्रयी किमु। आफरेक्ट नामक विद्वान ने एक अपनी ग्रंथों की सूची में जो उन्होंने प्रकाशित की, जारी की, उस ग्रंथों की वृद्ध सूची में कालिदास के नाम से अनेक ग्रंथों का उल्लेख किया है। कालिदास ने, ऐसा माना जाता है कि 41 ग्रंथों की रचना की, परंतु सभी विद्वान इस मत पर एक मत नहीं है या इस मत से सहमत नहीं है। जिस पर सभी विद्वान एक मत हैं, ऐसी रचना केवल मार्कव कालिदास की 6 ही मानी जाती हैं, जिनमें 2 महाकाव्य उनके, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य, और 3 उनके नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमा उर्वशी और आपका मालविक अग्निमित्रम, और एक उनका मेघदूत खंड काव्य। तो इस तरह से 6 रचनाएं हैं जिन पर सभी विद्वान एकमत हैं, सहमत हैं। सप्तम रचना यानी 7वीं रचना जो ऋतु संहार है, उसको कुछ लोग कालिदास कृत नहीं मानते हैं। इसका कारण है कि उसकी जो शैली है, रचना शैली है, वह अन्य 6 ग्रंथों जैसी नहीं है। अन्य 6 ग्रंथों जैसी रचना शैली का नहीं होने के कारण भी यह हो सकता है कि
यह कालिदास की प्रथम कृति रही हो, इसलिए उसकी भाषा शैली का स्तर जो है उतना ऊंचा या उतना उस स्तर का ना हो जितना जिस स्तर का जो भाषा शैली का स्तर है वह अन्य कृतियों का देखने को मिलता है। और इसे ऋतुसंहार पर मल्लिनाथ की जो टीका है वह भी प्राप्त नहीं होती है, जबकि अन्य 6 ग्रंथों पर उनकी टीका प्राप्त होती है। संभवतः यह भी एक कारण रहा हो इस रचना को महाकवि कालिदास की रचना नहीं मानने का, और इसी कारण लोग इसको महाकवि कालिदास की रचना स्वीकार नहीं करते हों। किंतु यह भी हो सकता है कि मल्लिनाथ ने इसे कुछ सरल कृति मानकर समझकर इस पर अपनी टीका लिखने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी हो। लेकिन चाहे कारण जो भी रहे हों, परंतु यह लगभग निश्चित है कि यह कालिदास की कृति है। ऐसा डॉक्टर मिरासी, डॉक्टर कपिल द्वे, डॉक्टर कपिल देव आदि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह रचना जो है महाकवि कालिदास की है। तो इस प्रकार 7 रचनाएं महाकवि कालिदास का होना सिद्ध होता है। अतः यह निर्विवाद सत्य है या निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि 7 रचनाएं तो निश्चित रूप से महाकवि कालिदास के नाम से जो हैं साहित्य रूपी आकाश में, साहित्य रूपी लोक में प्रसिद्ध हैं, और उन्हीं कालिदास की हैं जो अग्निमित्र के समय में थे। शेष रचनाएं अन्य कवियों की हैं जिन्होंने संभवतः कालिदास की उपाधि धारण की होगी। इन 7 रचनाओं में 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 गीतिकाव्य हैं। यह ऐसा विद्वानों के द्वारा माना जाता है। तो महाकवि कालिदास की साहित्य रूपी लोक में 7 रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं। तो आज इस कालांश में हम उनकी रचनाओं का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे कि उन्होंने अपनी इन रचनाओं में क्या लिखा है या उनका जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है, क्या रहा है, और विस्तार से उल्लेख जब उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे तब करेंगे। तो पहली रचना ऋतुसंहार के बारे में हम जो है उसका वर्णन विषय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऋतुसंहार ये कालिदास की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है क्योंकि इसकी शैली उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की अन्य रचनाओं की है। संभवतः इसी कारण आचार्य मल्लिनाथ ने इस पर टीका नहीं लिखी तथा इसके जो पद्य हैं उनको काव्य शास्त्रों में उदाहरण के रूप में कहीं उद्धृत नहीं किया। इस कारण पहले कुछ विद्वान इसी कालिदास की रचना स्वीकार नहीं करते थे। वस्तुतः ऋतुसंहार का मुख्य जो उद्देश्य है वह इस भारतवर्ष की जो ऋतुएं हैं उनसे परिचय कराना था। इसमें जैसे कि कालिदास की अन्य रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, उसी प्रकार इस रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है। इसमें 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। इसमें कवि ने बड़े ही मनोरम ढंग से ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करके और बसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। इस ग्रंथ का अध्ययन करने से ऐसा जान पड़ता है मानो कवि की आत्मा इन ऋतुओं में जैसे रम गई हो। इसमें कृत्रिमता का अभाव और प्रसाद गुण की पूर्णता हमें दिखाई पड़ती है। इस ऋतुसंहार में महाकवि कालिदास ने जो है चाहे वह वसंत ऋतु हो और चाहे वो शरद ऋतु हो, इन सभी का बड़े ही मार्मिक वर्णन किया है। और
शरद ऋतु वर्णन निस्संदेह इस ऋतु संहार का एक श्रेष्ठ अंश है। तो इस तरह से ये ऋतु संहार का प्रतिपाद्य विषय आपके सम्मुख रखा गया। दूसरी रचना के जब हम परिचय की बात करते हैं तो वह है महाकवि कालिदास का मेघदूत। मेघदूत महाकवि कालिदास की एक सशक्त रचना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कालिदास की अन्य रचनाएं न होती तो केवल अकेला मेघदूत ही, और अकेला केवल मेघदूत ही होता तो भी उनकी कृति, उनके यश, उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, जो कि भारत में नहीं विश्व के दूसरे छोर तक पहुंची, और इसको स्वीकार कर विदेशी जनता ने भी इन्हें विश्व कवि की उपाधि से अलंकृत किया, विभूषित किया, इसमें कोई अंतर पड़ता। संस्कृत साहित्य के गीति काव्यों में सर्वप्रथम इसकी ही गणना होती है। कालिदास की कल्पना की ऊंची उड़ान और परिपक्व कला की है, कला का एक ऐसा नमूना है जिसकी टक्कर का विश्व में कोई दूसरा नहीं है। मेघदूत, संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ 121 श्लोकों का एक छोटा सा गीति काव्य है। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इस रचना के बारे में शेष जो लेख है वो अगले कालांश में आपके सम्मुख रखा जाएगा।